हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसमें हम जो प्रीवियस टॉपिक्स और विभिन्न जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू लगाने का हम प्रयास करते हैं। आप इस सीरीज से अवश्य जुड़े। और आज की क्लास में दोस्तों हम इनसाइट थ्योरी, जिसे हम सूझ का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोल देते हैं। और दोस्तों, ये गेस्टाल्टवादियों ने इन्हें देने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपनी मर्जी से लाइक, शेयर और कमेंट करके वो अपनी इच्छा अनुसार आप कर देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल से अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाले सभी अपडेट्स और क्लासेस आप मिस ना करें, चाहे वो आपकी टीचिंग वैकेंसी से हो, चाहे टीचिंग अपडेट से हो। दोस्तों, इस क्लास को लेकर आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हमारे गेस्टाल्टवादी को जो इनसाइट थ्योरी है इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है द फाउंडर ऑफ इस थ्योरी वाज। इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं दोस्तों, वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं जो कोलर, कोफका एंड वर्दीमर हैं। इनसाइट थ्योरी गिव्स स्ट्रेस टू द कोग्निटिव वर्क टू अप्लाई योर मेंटल एबिलिटी टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज इनसाइट। दोस्तों, इसमें कहने का यही प्रयास किया गया है कि जो हमारे गेस्टाल्टवादियों थे, इन्होंने दोस्तों सूझ का सिद्धांत, जो हमारे संज्ञानात्मक स्तर मतलब कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, जो दिमागी रूप के जो हम सोल्व कर लेते हैं, जो संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, किसी समस्या पर अपनी मानसिक क्रिया का प्रयोग करना सूझ कहलाता है, इनसाइट कहलाता है दोस्तों। तो कोलर के अनुसार दोस्तों, समस्या का समाधान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपनों के बीच में संबंधों को अचानक समझने से होता है। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बताया गया दोस्तों। इसमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू कोलर के अनुसार द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नॉट बाय स्लो फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिएक्शन रिलेशनशिप बट इज फॉर्म्ड बाय सडनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशंस ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। दोस्तों, इसमें बताया है कि जो अचानक मतलब धीरे धीरे, आप किसी चीज का जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को धीरे धीरे समझ रहे हैं, अचानक किसी समस्या का समाधान, जिसे आहा मोमेंट, इनसाइट, जो हमारी नॉलेज है वो काम करने एकदम बाय सेंस काम कर जाती है, तो उसे हम इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। अब हम दोस्तों इसके वर्ड को और आगे इसके साइकोलॉजिस्ट और किन्होंने इसी खोज की उसके बारे में हम जानेंगे। गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स अ डेफिनेट फिगर, शेप और कलर। गेस्टाल्ट दोस्तों क्या है? गेस्टाल्ट एक जो है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ डेफिनेट फिगर, शेप और कलर, जिसका शब्द दोस्तों जिसका अर्थ है किसी प्रॉपर दोस्तों किसी का एक नियमित आकृति या फिर रूप या फिर रंग, गेस्टाल्ट ऐसा मानते हैं। गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं। और वी डोंट सी द डिफरेंट स्टिमुलाई इन द पार्ट्स। दोस्तों, हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होल, एज ए होल, समग्र रूप से किसी भी थिंग को दोस्तों समग्र रूप से ये देखने का प्रयास करते हैं। विच एज ए डेफिनेट शेप अकॉर्डिंग टू इट वी डू नॉट लर्न अंटिल वी टेक हेल्प ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटीज। दोस्तों, हम किसी क्रिया को तब तक अंजाम नहीं दे सकते जब तक हम अपनी मेंटल एक्टिविटीज का सहारा नहीं लेते थे। सो इन अदर वर्ड्स, टू लर्न समथिंग वी नीड ब्रेन। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम अपने ब्रेन का सहायता करते हैं। इन्होंने इसे नॉर्मली बात बताई थी। दिस इज ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी। दोस्तों, इसे ही सूझ का सिद्धांत हम बोलते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। व्हेन वी सी अ कार वी सी इट एज अ होल, वी डोंट सी हाउ इट सीट्स इज और हाउ इट्स व्हील कवर आर। दोस्तों, इसमें समझाने का यही प्रयास किया गया है कि जो गेस्टाल्टवादी है वो किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम्स या फिर किसी भी थिंग को ये एज ए पार्ट्स नहीं मानते, ये उसको एज ए होल मानते हैं, मतलब समग्र रूप से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अगर हम किसी कार को देखते हैं, ना कि उसको टायर को देखते हैं, ना किसी शीशे को देखते हैं, ना उसकी बॉडी को देखते हैं, हम होल कार को देखते हैं और उसी के बारे में हमने बोल दिया ए कार। तो होल कार इज डिस्क्राइब्ड इन दिस ओनली अ वर्ड। दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से समझाता हूँ कि जैसे हमें गुलदस्ते का समग्र रूप प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी गुलदस्ता देते हैं तो हम पूरा बुके के साथ देते हैं, ना कि उसका एक एक फूल देते हैं, ना उसका खाली ओनली कवर बुके ही देते हैं, हम पूरा गुलदस्ता देने का प्रयास करते हैं। तो हम समग्र रूप से ही गुलदस्ते को परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, अब इस इमेज में हम बढ़ते हैं और इमेज में आप देखेंगे कि कोलर, कोफका और वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, इन तीनों ने, जो गेस्टाल्टवादी बोला जाता है, उन तीनों ने एक सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और दोस्तों, इसे हम चिंपांजी या बंदर भी कह सकते हैं आप, इसका नाम सुल्तान था दोस्तों, सुल्तान
था। तो सुल्तान को दोस्तों एक खाली कमरे में छोड़ दिया जाता है, ऊपर केड़े लटका दिए जाते हैं। पहले एक छड़ी छोड़ी जाती है, छड़ी नहीं पहुंचने के कारण नहीं उतार पाता। फिर एक बॉक्स दिया जाता है, बॉक्स पे चढ़कर भी ये नहीं पहुंच पाता। सडनली अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं इन बॉक्स को चढ़ के और छड़ी की मदद से इन केड़े को लगाने का प्रयास करता हूँ, ना खाली हाथों से ना बॉक्सों से। सफलता नहीं मिलने के कारण अचानक। तो दोस्तों वर्दीमर और जो गेस्टाल्टवादी है ना, उनका कहना यही है कि किसी भी प्रॉब्लम का हम अचानक अहम मूवमेंट जब हमारे में हो जाता है दोस्तों, तो उसे हम इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। दोस्तों जैसे मैं अगर थॉमस एल्वा एडिसन की बात करूं, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार, बोलते हैं कि 1000 बार उन्होंने ट्राई किया था अलग अलग तार और अलग अलग तार से मीडियम से उसका बल्ब जलाने की। लेकिन जब 1000 से ऊपर हो जाता है तो अचानक उसके अंदर एक दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, जैसे घंटी बोलते हैं दिमाग की घंटी बजना, वैसा ही एक दिमाग की घंटी बजती है और एक आइडिया आने से उसका बल्ब जल जाता है, जिसे अहम मूवमेंट बोलते हैं। तो इनसाइट थ्योरी जिसे हम सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारे गेस्टाल्टवादी हैं कोहलर, कोफका और मैक्स मर्तिवर, इन्होंने सडनली किसी चीज़ के अंदर आइडिया आ जाना के ऊपर ही जिक्र किया है और यही एक्सपेरिमेंट में कुल मिलाकर यही बात इन्होंने की गई है। दोस्तों अब एक्सपेरिमेंट को हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक एक वनमानुष पर किया। उसने वनमानुष को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर केड़ों की पकड़ने की कोशिश, केड़े लटका दिए और फिर बंदर उसको, मतलब सुल्तान उसको केड़ों की पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु केड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वह नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर ने वहाँ एक छड़ी छोड़ दी। इधर उधर देखते हुए वनमानुष की नज़र छड़ी पर पड़ी। अब वह छड़ी को उठाकर केड़ा तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु ऊंचाई न होने की वजह से वह पहुंच नहीं पाता। फिर कोहलर ने वहाँ पर बॉक्स रखा। वनमानुष ने अब बॉक्स का प्रयोग किया और बॉक्स पर खड़े होकर छड़ी का सहारा लेकर केले तोड़ दिए। तो दोस्तों इसमें हम इर्त होगी वो आहा मूवमेंट, सडनली थिंग मतलब आइडिया जाना, और एक समग्र रूप में अगर खाली बॉक्स से करता तो नहीं होता, खाली छड़ी से करता तो भी नहीं होता, बॉक्स और छड़ी दोनों को मिलाकर उसने केले पाने का एक सक्सेसफुल हो पाया। तो हम समग्र रूप से किसी भी चीज़ को देखते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि वनमानुष ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का प्रयोग करके उस केड़े पर उतार पाया। इस प्रयोग से हम निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि जब वनमानुष ने केड़े उतारे तो उसने छड़ियों और बॉक्स का समग्र रूप नहीं बनाया, तब तक वह सफल नहीं हुआ। अतः समग्र रूप से कारण इन्हें गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा गया। हमारी सूझ प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया परसेप्शनल प्रोसेस पर आधारित है। कोहलर, कोफका परसेप्शनल प्रोसेस होता है दोस्तों अपने सेंस के थ्रू किसी की नॉलेज गेन करना, सेंस के थ्रू कोई आइडिया आना, उन्हें हम परसेप्शनल प्रोसेस जानते हैं। इस वर्ड को हम अगले पेज पर समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कोहलर, कोफका और जो हमारे वर्दीमर थे, इन्होंने प्रत्यक्षीकरण को समझने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रत्यक्षीकरण दोस्तों जिसे हम अचानक आइडियाज बोलते हैं, उसे ही हम सेंसेस के थ्रू परसेप्शनल प्रोसेस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आपने इसमें समझा कि इस थ्योरी में जो है हमारे गेस्टाल्टवादियों ने एक बंदर के मतलब एक चिंपांजी या फिर एक सुल्तान नामक एक चिंपांजी के थ्रू हमारे बताने की कोशिश की है। 3 चीज़ें बताई हैं दोस्तों। एक तो परसेप्शनल प्रोसेस की आगे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक भी समझेंगे। एक तो परसेप्शनल प्रोसेस एक हो जाता है समग्र रूप से किसी चीज़ को देखना, समग्र रूप से अगर यहाँ पर बॉक्स है तो इसको भी एक छड़ी को भी, दोनों को मिलाकर मैं काम पूरा कर लूँगा। समग्र रूप से गुलदस्ते को हम पूरे गुलदस्ते, फूल और गुलदस्ते के साथ देखते हैं। कार को दोस्तों हम टायर, शीशा और उसके अंदर बॉडी, सीट कवर सभी को कुल मिलाकर हम कार के रूप में देखते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों इन्होंने बताई सडनली आइडियाज़, कभी भी किसी भी वक्त सडनली आइडियाज़ आ जाते हैं, तो उनके बारे में इन तीनों ने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों बहुत सारी बुक्स में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ इन चीज़ों को कि वैक्स मर्तिमर ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे भी, समझ में ही नहीं आता। लेकिन आप यहाँ पर सामान्य भाषा में मतलब जनरल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है दोस्तों परसेप्शनल प्रोसेस दोस्तों मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ सिर्फ 3 वर्ड्स में। सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों समझते हैं, जिस प्रक्रिया से हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई सूचना की पहचान कर लेते हैं, व्याख्या और अर्थवान बनाते हैं, वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात जब हम अपने ज्ञान इंद्रियों से किसी भी सामने रखी हुई वस्तु या कंसेप्ट का अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। बस दोस्तों अगर इंग्लिश में समझो, द प्रोसेस बाय विच वी आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड परसेप्शनल। दैट्स इट, व्हेन वी टेक द मीनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ आवर सेंसेस, इट इज कॉल्ड द परसेप्शनल। दोस्तों उदाहरण के तौर पर बच्चे को खिलौने को देखकर उसके बारे में सूचनाओं को आत्मसात कर लेता है। जैसे दोस्तों हम डेली लाइफ की बात करें तो आजकल हमारे जो लाडले बेटे या बेटियां हैं
उनके हाथ में फ़ोन जाते ही वे सीधा प्ले स्टोर पर गेम सर्च करते हैं और सभी गेम्स के हिसाब से उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बता देंगे। मतलब खिलौने को देखकर ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को आत्मसात कर लेते हैं कि ये गेम कैसा है या फिर इसमें ऐसा होने वाला, सारी नॉलेज उनको पता रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, समग्र रूप से देखते हैं फिर दोस्तों कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं परसेप्शनल प्रोसेस के, जो कि बड़े इजी हैं और शायद ही किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जानना आवश्यक है क्योंकि कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि जनरल कंपटीशन इसी का नाम है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, निकटता का सिद्धांत। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती हैं, इसे निकटता का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताएं में एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं, समानता का सिद्धांत बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तथा उनका प्रत्यक्षीकरण एक दूसरे संबंधित के रूप में होता है। दोस्तों सिमिलैरिटी में तो आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, फिर बहुत सारे रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना दे तो इसको सिमिलैरिटी को अलग निकालना और इनको अलग निकालने की प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, इस सिद्धांत के अनुसार एक बड़े भाग में से एक छोटा भाग निकाल लेना, जैसे एक बड़े पेज में से गोल गोल टुकड़े निकालना। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी सी थिंग है, इस पर शायद आपको ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे दोस्तों काले रंग के ऊपर जो है काला, अगर एक काले रंग के बैकग्राउंड में एक पेज है और उसके ऊपर वाइट कलर में कुछ नाम लिख दिया जाए तो जो वाइट कलर है और ब्लैक कलर है उसका जो एक सिमेट्री में, सममिति में उसको समझना, यही है बस दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। तो इसमें दोस्तों इसमें उद्दीपक में छोटे छोटे छिपे हुए अंश होते हैं और उन्हें, जैसे दोस्तों हम अगर बात करें एग्जाम्पल के थ्रू तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर और इनको लाइन को पूरा करना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। मतलब क्लोज छोटे छोटे निशान लगा के इसको क्लोज करना और फिर एक आकृति उभर के आना। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस परसेप्शनल प्रोसेस को जान लेना और उससे पहले की जो भी प्रोसेस है उस सारी चीज़ों को जान लेना। किन्होंने खोज की थी? गेस्टाल्टवादी कोलरकोफ का और वर्तिमर थे दोस्तों, और सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर किया था। ये क्वेश्चन आपको सीटेट और जैसे टेट जैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम मेन एग्जाम जो है वहाँ पर आपको परसेप्शनल प्रोसेस भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपने अच्छी तरह समझ लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, ये सारी अपने हिसाब से आप थिंक कर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है टीचिंग एग्जाम्स और आने वाली जो भी अपडेट है तो टीचिंग वैकेंसीज के बारे में भी आप जान सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और ये चैनल ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 साल लगाने का काम करेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।